लोग देखेंगे कि प्रकाश की किरण अगर किसी कन्वेक्स लेंस होकर गुजरती है तो उसका विचलन कितना के बराबर होता है? प्रकाश की किरण का विचलन जैसे एक किरण आपको प्रधान अक्ष होकर जाती है और जो किरण आपका प्रधान अक्ष होकर जाती है उसका विचलन नहीं होता है, वो सीधे निकल जाती है। दूसरी किरण इस बिंदु पर आ रही है, उसका अपवर्तन होता है, किरण को सीधे जाना चाहिए लेकिन किरण आपका अपवर्तित हो जाती है और अपवर्तित होकर बिंदु आई पर आपका रियल इमेज बनता है, बिंदु आई पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह डेल्टा जो है किरण का विचलन कोण है। मान लीजिए कि आपको जो है आपके किरण और आपका प्रधान अक्ष के बीच यहाँ जो बिंदु O पर एंगल बनता है वो अल्फा के बराबर होता है और यहाँ पर आपको बीटा के बराबर है। और प्रधान अक्ष से एक ऊंचाई पर प्रकाश की किरण जो आपका अपवर्तित होती है, विचलित होती है, वो आती है। हम जानते हैं कि बहिष्कोण सामने के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन लेकर चलते हैं, इसलिए चलते हैं कि यहाँ पर लेंस फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे। अगर लेंस फार्मूला हम यूज करते तो आपको जो है साइन कन्वेंशन लेकर हम नहीं चलते, सिर्फ सिंबल लेकर चलते हैं। यहाँ पर बिंब दूरी आपका कितना है? वह बिंब दूरी, यहाँ पर बिंब दूरी हमने -u लिखा है, आपतित किरण के विपरीत है। यहाँ पर हमने प्रतिबिंब दूरी लिख दिया जो v के बराबर है। आपतित किरण की दिशा में जो भी हम दूरी मेजर करेंगे वो धनात्मक है, जो भी लिखा गया है। अब बहिष्कोण सामने के अंतःकोणों के योग के आपको बराबर होता है, इक्वल होता है। डेल्टा बराबर डेल्टा अल्फा प्लस बीटा। बहिष्कोण सामने के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। आप मैथ से जानते हैं कि एंगल अगर छोटा हो तो tan अल्फा को लगभग अल्फा के बराबर लिख सकते हैं और tan बीटा को लगभग बीटा के बराबर लिख सकते हैं। क्योंकि अल्फा तथा बीटा छोटे हों, अल्फा तथा बीटा छोटे हों तो अल्फा अप्रॉक्सीमेटली अल्फा लगभग बराबर tan अल्फा, अल्फा लगभग tan अल्फा, बीटा लगभग tan बीटा, बीटा लगभग tan बीटा। समीकरण इसलिए आप लिख सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू आपको tan अल्फा प्लस tan बीटा। डेल्टा इज इक्वल टू tan अल्फा नॉर्मल h/-u। अब हम जानते हैं कि चूँकि 1/v -1/u बराबर 1/f, इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू h/f। डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, डेल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h। विचलन जो होता है, विचलन कोण, वह है आपका प्रिंसिपल एक्सिस से ऊंचाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नोडल लेंस की फोकस दूरी कम होती है, इसलिए किरण का विचलन उसके द्वारा ज़्यादा होता है, और पतले लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है, इसलिए किरण का विचलन उससे कम होता है। अब हम लोग चलते हैं
कि दो पतले लेंस अगर एक दूसरे से d दूरी पर हैं तो उनके समतुल्य लेंस की फोकस दूरी कितना के बराबर होगी। क्वेश्चन प्रश्न 5 मार्क्स। दो पतले लेंस एक दूसरे से d दूरी पर हों तो उनके समतुल्य लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। A two thin lenses are separated by the distance d then find the focal length of the equivalent lens. Equivalent lens. Answer.
आपको दो लेंस हैं और ये आपको दो लेंस हैं, दो पतले लेंस हैं। इस लेंस की फोकस दूरी आपको f1 है, इस लेंस की फोकस दूरी आपको f2 है। दोनों के बीच की दूरी d के इक्वल है। एक किरण प्रधान अक्ष के बिंब अनंत पर लिया गया है, एक किरण प्रधान अक्ष होकर जाती है जो सीधे निकल जाती है। एक किरण बिंदु A पर आती है, एक किरण बिंदु A पर आती है। प्रधान अक्ष से इसकी ऊंचाई आपका h1 के बराबर है। यहाँ किरण का विचलन दिया गया है जो Δ1 के बराबर है। अगर यह लेंस नहीं रहता तो किरण जाकर f1 पर आपको रियल इमेज बनाती, लेकिन इस लेंस के कारण आपका यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। फिर यहाँ किरण आपका विचलित हो जाती है और यहाँ पर किरण का विचलन कितना है, यहाँ पर किरण का विचलन आपका Δ2 दिखाया गया है और फाइनली किरण बिंदु F पर मिलती है और बिंदु F पर आपका रियल इमेज बनता है। यहाँ पर किरण का विचलन Δ2 के इक्वल है। टोटल विचलन कितना आपका हो गया, Δ1 प्लस Δ2। अब यह जो आने वाली किरण है इसको हमने आगे बढ़ा दिया और ये जो फाइनल रे है, फाइनल किरण है, इसको पीछे बढ़ा दिया। दोनों आपका इस बिंदु पर मिलती हैं और यही आपका समतुल्य लेंस हो गया। अगर हम दोनों को हटा दें तो समतुल्य लेंस द्वारा किरण का टोटल विचलन डेल्टा होगा जो Δ1 प्लस Δ2 के इक्वल होगा और फाइनल इमेज F पर बनेगा। यह जो स्मॉल f लिखा गया है यह समतुल्य लेंस की फोकस दूरी है। गणना कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन क्या होगा, गणना कैलकुलेशन। यहाँ पर हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं। यह बिंदु आपको ये है, मान लिया कि इसकी ऊंचाई कितनी है, h2 के इक्वल है, h2 के इक्वल है। बहना डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2। टोटल विचलन कोण आपका डेल्टा है, ये Δ1 है, ये Δ2 है। Δ1 को कितना लिखिएगा, h1/f1। Δ2 को कितना लिखिएगा, h2/f2। आप दोनों लेंस को अगर हटा देते हैं और ये सिंगल लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए यही विचलन आपका डेल्टा होगा और ऊंचाई कितना के इक्वल होगी, h1 के बराबर होगी और फोकल लेंथ कितना होगा, h के इक्वल होगा। इसलिए आप लिख सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू h/f। अब हम दो समरूप त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज AF1O1 समरूप है त्रिभुज तथा त्रिभुज A त्रिभुज B F1O2 समरूप। ये त्रिभुज आपका AF1O1 और आपका BF1O2 दोनों सिमिलर हैं, समरूप हैं। यह एंगल आपका कॉमन है, ये एंगल आपको 90 डिग्री है, ये एंगल आपको 90 डिग्री है। ये थर्ड एंगल जो है इस थर्ड एंगल के आपको इक्वल है। तो एंगल समरूपता से बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, दोनों ट्रायंगल आपका समरूप है। दोनों ट्रायंगल आपका समरूप है, इसलिए आपका h1 डिवाइडेड बाई h1 डिवाइडेड बाई f1 इज इक्वल टू h2 डिवाइडेड बाई
H2 divided by F1 minus T। चूँकि H1 है, H1 H2 है, H1 by F1 दोनों ट्रायंगल आपका समरूप हैं और दोनों ट्रायंगल आपका समरूप हैं, तो सॉरी थोड़ा सा देख लीजिए, आपका दोनों ट्रायंगल समरूप हैं, इसलिए H1 by H2 इज इक्वल टू F1 by F1 माइनस T। चूँकि ये आपका साइड H1 है, ये साइड आपका H2 है, ये आपका साइड आपका यहाँ से यहाँ तक F1 है, और यह साइड कितना के बराबर होगा, F1 में से D। ये साइड कितना के इक्वल होगा, F1 में से D को घटा दीजिएगा, तो H1 by H2, इसलिए H2 by H1 बराबर F1 माइनस D बराबर F1। इसको रिवर्स कर दिया, इसलिए आपका H2 बराबर H1 और F1 माइनस D बाई F1। चूँकि यहाँ देखिए डेल्टा H बाई F है, H बाई F इज इक्वल टू H1 बाई F1। ये देखिए H1 बाई F1 है, आप प्लस आप डेल्टा आपको H बाई F के इक्वल है, यह आपका डेल्टा 1 H1 बाई F1 के इक्वल है, डेल्टा 2 बराबर H2 बाई F2 के इक्वल है। अब ऊपर का जो समीकरण है, इसमें हम H2 का मान रख देते हैं। ऊपर के समीकरण में H2 का मान ऊपर मान रखने पर, ऊपर के समीकरण में H2 का मान रखने पर H1 by F is equal to H1 by F1 plus divided by F1 into F1 1 by F H1 by F, H1 आप कॉमन ले लीजिए, तो 1 by F1 प्लस F1 माइनस D बाई F1 into F2 इज इक्वल टू 1 by F इज इक्वल टू 1 by F1 प्लस आपका F1 by F1 into F2 माइनस D by F1 into F2। इसलिए 1 by F इज इक्वल टू 1 by F1 प्लस 1 by F2 माइनस D by F1 into F2 is equal to F1 plus F is equal to F1 plus F2 माइनस D by आपका F1 into F2। ये आपका 1 by F1 सॉल्व कर दिया, इसलिए आपका F आएगा आपका F1 into F2 डिवाइडेड बाई F1 plus F2 माइनस D। 1 by F बराबर 1 by F1 प्लस 1 by F बराबर 1 by F1, F1 कैंसिल कर दिया, 1 by F2 मैंने इसको सोल्व कर दिया, 1 by F बराबर F1 प्लस F2 माइनस D by F1 into F2, इससे F मिल गया। यदि मान लीजिए कि दोनों लेंस संपर्क में हो, है ना, दोनों लेंस अगर कांटेक्ट में है, संपर्क में है, तो D का मान 0 होगा, तो कांटेक्ट लेंस वाला हमको फार्मूला अचीव होगा, फार्मूला प्राप्त होता है। ये फाइनल आपका एक्सप्रेशन है। यदि दोनों लेंस
संपर्क में हो, यदि दोनों लेंस संपर्क में हो तो d बराबर, दोनों लेंस कांटेक्ट में होंगे तो d का मान 0 के बराबर होगा। इसलिए F इजिकल टू आपका F1 इंटू F2 और डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2। अब थोड़ा सा हम लोग नोट देखते हैं इस पर कि नोट क्या है। देखिए नोट, चूँकि 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस d बाई F1 P इज इक्वल टू 1/F, P1 इज इक्वल टू 1/F1, P2 इज इक्वल टू 1/F2। इसलिए P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 P2। यदि D बराबर 0, P बराबर P1 प्लस P2। अब हम लोग चलते हैं समतल सतह से अपवर्तन और फिर देखते हैं समतल सतह से अपवर्तन। समतल सतह से अपवर्तन, समतल पृष्ठ से अपवर्तन, समतल पृष्ठ से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन बाय द प्लेन सरफेस। रिफ्रैक्शन बाय द प्लेन सरफेस। अपवर्तन क्या है? What is refraction? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, दूसरे माध्यम में गमन करती है या जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण प्रकाश के दृष्टिकोण से विरल माध्यम से
प्रकाश की किरण प्रकाश के दृष्टिकोण से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर सघन माध्यम से जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। किंतु प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है। दूर भागती है। जिस बिंदु पर किरण आपका एक काल्पनिक सतह एक्स वाई पर आती है वहाँ पर अविरल से अगर एयर से मान लीजिए कि आपको ग्लास में जाती है, नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, या एमएन जो है ये आपका एमएन नॉर्मल है। आई को हम आपतन कोण कहते हैं। आई आपको आपतन कोण है। आपतन कोण अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस आपतित किरण और लंब के बीच जो यहाँ एंगल बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण और लंब के बीच जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। आर को कहा जाता है अपवर्तन। आर को हम अपवर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो अपवर्तन के आपको दो नियम होते हैं। एक होता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, और अपवर्तित किरण तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अविलंब, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपका दूसरा नियम दिया जाता है कि आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक निश्चित राशि होती है, एक कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को कहा जाता है पहले माध्यम के रेस्पेक्ट में दूसरे का सापेक्ष अपवर्तनांक। उसी को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कोई प्रकाश किरण एक मीडियम से माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण के ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या, तो आपतन कोण के ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या दोनों का अनुपात एक निश्चित राशि होती है, और उसी निश्चित राशि को कहा जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला माध्यम उसको कहा जाता है जिसमें आपको आपतित किरण होती है,
और दूसरा माध्यम उसको कहा जाता है जिसमें आपको अपवर्तित किरण होती है। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के नियम, laws of refraction। पहला नियम, आपतित किरण। पहला नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में हो। दूसरा नियम होता है दूसरा नियम, दूसरा नियम आपतन कोण के ज्या साइन एवं अपवर्तन कोण के अपवर्तन कोण के ज्या साइन का अनुपात एक निश्चित राशि होती है। राशि होती है, एक निश्चित राशि होती है जिसे पहले माध्यम की अपेक्षा पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है।
देखिए, उस माध्यम को हम पहला माध्यम कहेंगे जिसमें हमारी आपतित किरण होती है, और उस माध्यम को हम सेकंड मीडियम दूसरा माध्यम कहते हैं जिसमें हमारी अपवर्तित किरण होती है। यहाँ पर एयर हमारा पहला माध्यम है और वाटर हमारा दूसरा माध्यम है। एयर जो है प्रकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से विरल माध्यम है, और वाटर जो है वो आपको सेकंड माध्यम है। इस माध्यम में आपतित किरण होती है, उसे पहला माध्यम कहा जाता है। माध्यम तथा जिस माध्यम में अपवर्तित किरण होती है उसे दूसरा माध्यम कहा जाता है। कहा जाता है ए म्यू ए बराबर साइन आई बटा साइन। अपवर्तनांक को एन से भी सूचित किया जाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? तो जब हमारी आपतित किरण निर्वात में होती है या हवा में भी आप लिख सकते हैं, तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कोई प्रकाश किरण निर्वात से अगर वाटर में जाती है, पानी में जाती है, तो उसको हम पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। प्रकाश की किरण निर्वात से अगर कांच में जाती है तो उसको हम कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने का एक और तरीका होता है कि आपको निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल दोनों का जो अनुपात होता है उसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक लिख सकते हैं या लिखते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब आपतित किरण निर्वात से निर्वात या हवा से किसी माध्यम में जाती है तो उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है।
कहा जाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक को निर्वात में प्रकाश के वेग एवं माध्यम में प्रकाश के वेग दोनों के अनुपात से भी व्यक्त किया जाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक को निर्वात में प्रकाश के वेग तथा माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात के रूप में लिखा जाता है। के अनुपात के रूप में भी लिखा जाता है। C ग्रेटर देन म्यू निरपेक्ष अपवर्तनांक क्यों म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश का या चाल लिख सकते हैं वेग C डिवाइडेड बाई माध्यम में, क्योंकि प्रकाश की किरण सीधी रेखा पर गमन करती है इसलिए विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर होता है। इसलिए वेग की जगह आप चाल शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेग लिखिए या चाल लिखिए। माध्यम में प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग। नोट थोड़ा सा देख लीजिए। निर्वात में प्रकाश का वेग C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में प्रकाश का वेग V बराबर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर 3 × 10⁻² 2.25 × 10⁸ is equal to 300 divided by 225 is equal to 12 by आपको 9 is equal to 4/3 is equal to 1.33। कांच में प्रकाश की चाल, ग्लास में प्रकाश की चाल या वेग बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच का
निरपेक्ष अपवर्तन, कांच का निरपेक्ष अपवर्तन म्यू बराबर 3 into 10 to the power 8 divided by 2 into 10 to the power 8 is equal to 3 by 2 is equal to 1.5। बस आज इतना ही तक, फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।